वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 14 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। आइए शुरू करते हैं। अब आज का हमारा पहला आर्टिकल डिकिंस क्षुब्ध ग्रह के बारे में है। तो अभी हाल ही में नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने मुख्य बेल्ट डिकिंस क्षुब्ध ग्रह की पहली तस्वीरें ली हैं, जो 12 साल की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। डिकिंस क्षुब्ध ग्रह के बारे में इसकी खोज 1999 में लीनियर सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। ये मध्यम बड़े प्रकाश वक्र आयाम वाला धीमी गति से घूमने वाला क्षुब्ध ग्रह है। ये एक एस प्रकार का क्षुब्ध ग्रह है, जिसका अर्थ है कि ये मुख्य रूप से सिलिकेट और कुछ धातुओं से बना है। यह 1 नवंबर 2023 को ट्रोजन क्लाउड्स की यात्रा के दौरान लूसी मिशन का पहला फ्लाई बाय लक्ष्य होगा। इसका अवलोकन लूसी के उच्च रिजोल्यूशन कैमरे लूसी लॉन्ग रेंज रिकॉग्निसेंस इमेजर लोरी उपकरण द्वारा किया गया था। लूसी मिशन के बारे में मुख्य तथ्य, तो इसे नासा द्वारा 2021 में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। यह मिशन 12 साल का है, जो बृहस्पति के 9 ट्रोजन और उसके साथ 2 मुख्य क्षुब्धग्रही बेल्ट का बारीकी से अवलोकन करेगा। ये ट्रोजन क्षुब्ध ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान है, जो बृहस्पति ग्रह के समान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इसने हाल ही में यूरीवेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ल्यूकस क्षुब्ध ग्रह की तस्वीरें खींची हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप के बारे में है। तो आइए देखते हैं। हाल ही में अपतटीय भुगतान और घाटा रोकने के उपायों के कारणों से भारतीय ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप की दरें 10% 10 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप के बारे में, तो ये एक व्युत्पन्न उपकरण है, जहां एक निश्चित दर पर परिसंपत्ति के तहत रिटर्न को एक सहमत अवधि के लिए दैनिक रातों रात संदर्भ पर डेली ओवरनाइट रेफरेंस रेट के पूर्व निर्धारित प्रकाशित सूचकांक के विरुद्ध स्वैप किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्याज दर पर जोखिम का प्रबंधन करना है, विशेष रूप से रातों रात उधार दर में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिम का प्रबंधन करना। प्रत्येक दिन एक नाइट इंडेक्स स्वैप दर की गणना की जाती है। ये दर उस औसत दर पर आधारित है जो संस्थानों द्वारा उस दिन के लिए भुगतान की गई ओवरनाइट दर के आधार पर ऋण दिया जाता है। OIS कैसे काम करता है? तो यह एक ऐसे उपकरण हैं जो वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त या उनके मौजूदा ऋण की शर्तों के बदले बिना उनके द्वारा भुगतान की जा रही ब्याज दरों को बदलने की अनुमति देते हैं। आमतौर पर जब 2 वित्तीय संस्थान ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप बनाते हैं, तो उनमें से एक संस्थान ओवरनाइट फ्लोटिंग दर की अदला बदली कर रहा होता है और दूसरा संस्थान एक निश्चित अल्पकालिक ब्याज दर की अदला बदली कर रहा होता है। स्वैप चालू करने के लिए दोनों कंपनियां अपने ऋण की सेवा जारी रखने के लिए सहमत होंगी, लेकिन एक निर्दिष्ट समय अवधि के अंत में जो कोई भी कम ब्याज का भुगतान करेगा, वह दूसरी कंपनी के लिए अंतर पैदा करेगा। अब देखते हैं डेरिवेटिव या व्युत्पन्न क्या है। तो यह एक प्रकार के वित्तीय अनुबंध को संदर्भित करता है, जिसका मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह या बेंचमार्क पर निर्भर होता है। सामान्य डेरिवेटिव या व्युत्पन्न में वायदा अनुबंध या वायदा विकल्प और स्वैप शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विश्व डचेन मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस के बारे में है। तो आइए देखते हैं। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा विश्व मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस मनाया गया। तो आइए जानते हैं। यह एक मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उन प्रयासों का समर्थन करना है जो शिक्षा, वकालत और सामाजिक समावेशन के माध्यम से डिस्ट्रोफिनोपैथीज से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? तो यह एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार या रोग है जो एक्स क्रोमोसोम उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। इसका वर्णन सबसे पहले 1860 में फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट गिलाउम बेंजामिन अमांड डचेन ने किया था। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। ये डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण प्रगतिशील मांसपेशी
अंधपतन और कमजोरी की विशेषता है जो मांसपेशियों की कोशिकाओं को बरकरार रखने में मदद करता है। यह शरीर के उच्च हिस्सों को प्रभावित करने वाली एक बहु प्रणालीगत स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप कंकाल, हृदय और फेफड़ों की मांसपेशियां खराब हो जाती हैं। ये मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करता है जबकि आमतौर पर महिलाएं भी बाहक होती हैं। इसके लक्षण क्या है? तो ये 2 या 3 साल की उम्र में शुरू हो सकता है। पहले समीपस्थ मांसपेशियां जो शरीर के मूल के करीब होती हैं को प्रभावित करता है और बाद में दूरस्थ अंग की मांसपेशियां जो चरम सीमाओं के करीब होती हैं को प्रभावित करता है। सामान्यतः निचली बाहरी मांसपेशियां ऊपरी बाहरी मांसपेशियों से पहले प्रभावित होती हैं। इस रोग से प्रभावित बच्चों को कूदने, दौड़ने और चलने में कठिनाई हो सकती है। अन्य लक्षणों में पिंडलियों का बढ़ना, टेढ़ी मेढ़ी चाल और लंबर लॉर्डोसिस रीढ़ की हड्डी का अंदर की ओर मुड़ना शामिल है। कुछ बाद में हृदय और श्वसन की मांसपेशियां भी प्रभावित होने लगती हैं। ये हो गया कंप्लीट। आइए हम अगला देखते हैं ट्राइफेड के। अगला हमारा आर्टिकल ट्राइफेड के कारीगर भंडार के बारे में है। तो अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत की समृद्ध जनजाति विरासत और शिल्प कौशल का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन देखा गया जिसे ट्राइफेड यानी भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संकलित एक प्रस्तुत किया गया। तो ट्राइफेड कारीगरी भंडार के बारे में, तो ये लोंगपी मिट्टी के बर्तन, तो इसमें मणिपुर के लोंगपी गांव के नाम पर इस असाधारण मिट्टी के बर्तन की शैली का अभ्यास तांगखुल नागा जनजाति करती है। अधिकांश मिट्टी के बर्तनों के विपरीत लोंगपी बर्तन निर्माण हेतु कुम्हार के चाक का प्रयोग नहीं होता है। बर्तनों के आकार का देने का काम हाथ से और सांचों की मदद से किया जाता है। लोंगपी के ट्रेडमार्क विशिष्ट भूरे काले खाना पकाने में के बर्तन, मजबूत केतली, विचित्र कटोरे, मग और अखरोट ट्रे, उत्तम हैंडल के साथ बेंत आदि का भी निर्माण किया जाता है। आइए देखते हैं अगला छत्तीसगढ़ी पवन बांसुरी। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर की गोंड जनजाति द्वारा निर्मित सुलूर बांस की पवन बांसुरी एक अद्वितीय संगीत रचना के रूप में सामने आती है। ये पारंपरिक बांसुरी के विपरीत एक साथ से घुमाकर धुन पैदा करता है। संगीत से परे सुलूर उपयोगितावादी उद्देश्यों को पूरा करता है। आदिवासी पुरुषों को जानवरों से बचने और जंगलों के माध्यम से मवेशियों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। गुजरात का लटकन, इसे गुजरात के दाहोद के भील और पटेलिया जनजाति द्वारा तैयार किया गया है। ये दर्पण के काम जरी, पत्थरों और मोतियों के काम करते हैं जो परंपरा को संरक्षित करते हुए समकालीन फैशन के अनुरूप विकसित होते हैं। राजस्थानी कलात्मकता, तो ग्लास मोजेक, पॉटरी मोजेक कला शैली को दर्शाती है जिसे सावधानी पूर्वक लैंप शेड और मोमबत्ती धारकों में तैयार किया गया है। यह प्रकाशित होने पर रंगों का बहुरूप दर्शक प्रकट करते हैं जिससे किसी भी स्थान में जीवंतता जुड़ जाती है। मीनाकारी, यह धातु की सतह पर जीवंत खनिज पदार्थों से सजाने की कला है जो मुगलों द्वारा शुरू की गई एक तकनीकी है। नाजुक डिजाइन को धातु पर उकेरा जाता है जिससे रंगों को बसाने के लिए खांचे बनाए जाते हैं। प्रत्येक रंग को व्यक्तिगत रूप से जलाया जाता है जिससे जटिल तामचीनी सजे हुए टुकड़े बनते हैं। धातु अंबाबारी शिल्प, यह मीना जनजाति द्वारा तैयार किया गया है और इसमें एनामेलिंग भी शामिल है जो एक सावधानी पूर्वक प्रक्रिया है जो धातु की सजावट को बढ़ाती है। वर्तमान में इसमें सोने के साथ चांदी और तांबे जैसी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विकलांग व्यक्तियों के लिए एक इनिशिएटिव यानी पहल शुरू की गई है उसके बारे में है। तो आइए जानते हैं। तो अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री ने डॉक्टर इंटरनेशनल सेंटर में विकलांग व्यक्तियों के लिए 5 परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण किया है। तभी ये चर्चा में आया है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसकी मुख्य बातें। तो वास्तुकला परिषद के साथ साथ समझौता ज्ञापन,
विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कार्यक्रमों के भीतर सार्वभौमिक पहुंच पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वास्तुकला परिषद के साथ समझौता किया है। यह सहयोग आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरों के लिए एक प्रमाणित पाठ्यक्रम के विकास को भी शामिल करता है, जो उन्हें निर्मित वातावरण में अभिगम्यता ऑडिट करने के कौशल से लैस करता है, जिससे अभिगम्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। UDID का अज्ञात डेटा जारी करना, तो ये अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अद्वितीय विकलांगता ID UDID पोर्टल के माध्यम से विभाग द्वारा गुमनाम डेटा जारी करना विकलांगता क्षेत्र के भीतर डाटा संचालित निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण छलांग है। ये विभिन्न पहल स्तरों पर अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, गहरी समझ की सुविधा प्रदान करती है और लक्षित हस्तक्षेपों को भी सूचित करती है। इसी में PM दक्ष पोर्टल शामिल है। तो ये एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे विकलांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों की तलाश में सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पोर्टल UDID के माध्यम से निर्बाध पंजीकरण, स्थान आधारित कौशल प्रशिक्षण, विकल्पों तक पहुंच, पूरे भारत में नौकरी लिस्टिंग की एक विस्तृत श्रृंखला और सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रदान करता है। इसके पहुंच के रास्ते क्या हैं? तो विकलांगता अधिकारों पर न्यायालय विभाग ने विकलांगता अधिकारों से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उल्लेखनीय निर्णयों को व्यापक रूप से पुस्तिका में संकलित किया है। यह संसाधन विकलांग व्यक्तियों और विकलांगता क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। CCPD के द्वारा ऑनलाइन केस निगरानी पोर्टल, तो ये विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने विकलांग व्यक्तियों द्वारा दायर की गई शिकायतों से निपटने के लिए एक अत्याधुनिक एप्लीकेशन अपनाया है। ये पहली पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है, जिससे एक कागज रहित और कुशल बनाती है। मुख्य विशेषताओं में निर्बाध ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, स्वचालित अनुस्मारक और सरलीकृत सुनवाई अनुसूचीकरण शामिल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निफ्टी के बारे में है। तो आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। NSE निफ्टी 50 हाल ही में पहली बार 20,000 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया एक बाजार सूचकांक है। यह एक मिश्रित शब्द है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और NSE द्वारा गढ़ा गया है। निफ्टी की स्थापना 1996 में CNX निफ्टी नाम से की गई थी। इसके अलावा 2015 में इसका नाम बदलकर निफ्टी 50 कर दिया गया। निफ्टी 50 एक बेंचमार्क आधारित सूचकांक है और NSE का प्रमुख सूचकांक भी है। ये NSE का पर सूचीबद्ध 50 सबसे बड़े और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार वाले शेयरों के प्रदर्शन पर का प्रतिनिधित्व करता है। ये 50 सबसे बड़ी कंपनियों विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से हैं और सामूहिक रूप से भारत के शेयर बाजार और आर्थिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये भारत के 2 मुख्य शेयर बाजार सूचकांकों में से एक है। दूसरा सेंसेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक उत्पाद है। सेंसेक्स के बारे में मुख्य तथ्य, तो सेंसेक्स भारत में BSE का बेंचमार्क इंडेक्स है। इसे 1 जनवरी 1986 को BSE पर सूचीबद्ध देश की सबसे बड़ी आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वाले 3 स्टॉक की शेयरों की एक टोकरी के रूप में लॉन्च किया गया था। सेंसेक्स शब्द संवेदनशील और सूचकांक शब्दों का मिश्रण है और इसे शेयर बाजार विशेषज्ञ दीपक मोहनी द्वारा गढ़ा गया था। सेंसेक्स भारतीय शेयर बाजार की गतिविधियों को दर्शाता है। इसे भारतीय शेयर बाजारों का बेंचमार्क इंडेक्स भी माना जाता है। तो सूचकांक क्या होता है? सूचकांक स्टॉक इंडेक्स शेयर बाजार में होने वाले परिवर्तनों का माप होता है। यह मूल्य परिवर्तन और बाजार प्रदर्शन को भी मापता है। ये एक सूचकांक बनाने के लिए समान विशेषताओं वाले शेयरों की सूची में कुछ शेयरों को सामूहिक करना होगा। शेयरों का ये समूहन उद्योग के प्रकार, कुल बाजार पूंजीकरण या कंपनी के आकार पर हो सकता है। इसकी गणना, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स के मूल्य की गणना करने के लिए स्टॉक के अंतर्निहित
समूह के मूल्यों का उपयोग किया जा सकता है। अंतर्निहित स्टॉक के मूल्य में कोई भी परिवर्तन स्टॉक मूल्य में कोई भी बदलाव की ओर ले जाता है। यदि अधिकांश शेयरों की कीमत बढ़ती है तो सूचकांक फिर भी बढ़ेगा, और इसके विपरीत इस प्रकार एक सूचकांक बाजार में बदलाव का सूचक भी है। यह समग्र बाजार निवेश भावना और मूल्य आंदोलनों को भी दर्शाता है। हमारा अगला आर्टिकल हाई एटलस पर्वत के बारे में है। तो अभी हाल ही में मोरक्को में आए एक विनाशकारी भूकंप का केंद्र मराकस से लगभग 71 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हाई एटलस पर्वत में था। इसका जो केंद्र था, अभी मोरक्को में आया भूकंप, उसका केंद्र हाई एटलस पर्वत में था। आइए इसकी लोकेशन एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो ये मोरक्को देश है और ये हाई एटलस पर्वत है जहाँ यहाँ भूकंप आया था मराकस में। इसका केंद्र यहाँ था और ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है संधि। ये स्पेन और मोरक्को को, ये अफ्रीका महाद्वीप और महाद्वीप को अलग करती है। आइए देखते हैं अब इसके बारे में। मैप में हमने देख लिया। तो ये एंटी एटलस रेंज है और मिडिल एटलस रेंज के बीच में हाई एटलस रेंज पड़ता है। तो मैप में देख लिया। आइए अब इसके बारे में जानते हैं हम। तो ये उच्च पर्वत जिसे अक्सर हाई एटलस के रूप में जाना जाता है, ये उत्तरी अफ्रीका की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो मुख्य रूप से मोरक्को में स्थित है, जैसा कि हमने मैप में आपको दिखाया। ये हाई एटलस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है। ये अटलांटिक तट से मोरक्को अल्जीरियाई सीमा तक 1000 किमी तक उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो उनकी विशेषता उनके ऊबड़ खाबड़ और खड़ी ज़मीन से पहचानी जाती है। वे अपनी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों और विस्तृत पठारों के लिए जाने जाते हैं। इस श्रेणी में 4000 मीटर से यानी 13000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली कई चोटियां शामिल हैं, जिसमें माउंट टूबकल लगभग 4167 मीटर और की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा है। सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है? तो मोरक्को में इनका सांस्कृतिक महत्व, ये क्षेत्र बर्बर समुदायों द्वारा बसा हुआ है और पारंपरिक बर्बर गांव पूरे पहाड़ों में पाए जाते हैं। जलवायु विभाजन इसका, तो इसकी आरी दांतेदार जुरासिक चोटियां उत्तर में हल्की भूमध्य सागरीय जलवायु और दक्षिण में अतिक्रमित सहारा के बीच मौसम अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। आइए अब जान लेते हैं थोड़ा मोरक्को के बारे में। यह एक अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित और इसकी सीमा उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, 2 सागरों से जोड़ती है। इसकी भूमि सीमाएं ये पूर्व और दक्षिण पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण के पश्चिमी सहारा के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है। ऊंचे एटलस हल्के समुद्र तट को कठोर सहारा से अलग करते हैं। सहारा रेगिस्तान, तो ये मोरक्को का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सहारा रेगिस्तान से भी घिरा हुआ है। इसकी जलवायु, मोरक्को की जलवायु विविध है, जिसके तट के किनारे भूमध्य सागर से लेकर आंतरिक भाग में रेगिस्तान तक शामिल है। देश में अधिकांश क्षेत्रों में गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियों का अनुभव होता है। 1912 और 1956 के बीच ये एक फ्रांसीसी संरक्षित राज्य था। इसकी राजधानी रबात है जो अटलांटिक तट पर स्थित है। इसके सबसे बड़ा शहर कैनब्लासा, जो मोरक्को का सबसे बड़ा शहर है और इसके आर्थिक और व्यवहारिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी और अमाजी, इसे बर्बर भी बोलते हैं, मोरक्को की आधिकारिक भाषाएं हैं। फ्रेंच व्यवसाय और सरकार में भी व्यापक रूप से बोली गई उपयोग की जाती हैं। इस सरकार तो मोरक्को में चुनी गई संसद के साथ संवैधानिक राजशाही है। यहाँ के राजा मोहम्मद फोर्थ 1999 में शासक हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना के बारे में है। भारत और सऊदी अरब हाल ही में $50 अरब की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। तो आइए जानते हैं वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना के बारे में। तो ये पहली बार 2014 में संकलित वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, जिसे रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है। इसकी कल्पना 6 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी के रूप में की गई थी और इसे सबसे बड़ी एकीकृत रिफाइनरी बनने के लिए कहा गया है। इसका स्थान, जैसा कि नाम से पता चलता है कि परियोजना भारत के पश्चिमी तट, विशेष रूप से रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थापित की जानी है।
ये रिफाइनरी को विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के साथ साथ एक दिन में लगभग 1.2 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करने की उम्मीद है, जो संलग्न पेट्रोकेमिकल संयंत्रों द्वारा उत्पादित किए जाएंगे। तेल और गैस क्षेत्र में भारत की 3 प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपकरण RRPCL नामक एक संयुक्त उद्योग साझेदारी में एक साथ आए हैं। RRPCL भारत की 3 राष्ट्रीय तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 2017 में गठित की गई। इनका संयुक्त 25-25 संयुक्त उद्यम शामिल है। 2019 में सऊदी अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया और सामूहिक रूप से इस परियोजना में 50% हिस्सेदारी हासिल कर ली, जिसकी अनुमानित लागत पूरी तरह से सेट अप लागत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पूर्वी समुद्री गलियारा के बारे में है। आइए जानते हैं। भारतीय जहाजरानी मंत्री ने हाल ही में कहा है कि भारत और रूस पूर्वी समुद्री गलियारा का परिचालन शुरू करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। EMC चेन्नई के भारतीय बंदरगाह और व्लादिवोस्तोक के रूसी बंदरगाह के बीच एक प्रस्तावित समुद्री मार्ग है। आइए देखते हैं मैप में इसको। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये चेन्नई से मलेशिया होते हुए साउथ चाइना सी से गुजरते हुए ये साउथ कोरिया होते हुए ये व्लादिवोस्तोक तक ये जाएगा गलियारा। तो ये मैप में देख लिया। आइए देखते हैं अब इसके बारे में। तो इसमें अनुमान है कि इस गलियारे के सुदूर पूर्व क्षेत्र के भारतीय और रूसी बंदरगाहों के बीच परिवहन समय में 40% मौजूदा लगभग 24 दिन तक की कमी आएगी। इसमें भारत में मुंबई और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के बीच वर्तमान व्यापार मार्ग 8675 समुद्री मील की दूरी तय करता है। EMC लगभग 5600 समुद्री मील की दूरी तय करेगी, जो स्वेज नहर के माध्यम से वर्तमान मार्ग से काफ़ी कम है। एक बार पूरा होने पर EMC को भारत से सुदूर पूर्व रूस तक माल पहुंचाने में वर्तमान समय के 40 दिनों से कम होकर 24 दिन लगेंगे। भारत के लिए ये चीन और जापान जैसे सुदूर पूर्व के बाज़ारों तक पहुंच के लिए एक छोटा सा अधिक कुशल मार्ग प्रदान करेगा। व्लादिवोस्तोक के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा। तो व्लादिवोस्तोक रूस का एक प्रमुख शहर है जो देश के सुदूर पूर्व में स्थित है। ये उत्तर कोरिया के उत्तर में गोल्डन हॉर्न खाड़ी पर और चीन के साथ रूस की सीमा से थोड़ी दूरी पर स्थित है। ये रूस के प्रशांत तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है और रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े का घर भी है। ये प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी रेलवे स्टेशन है जो रूस के सुदूर पूर्व को राजधानी मॉस्को और आगे पश्चिम में यूरोप के देशों से भी जोड़ता है। व्लादिवोस्तोक के विशाल बंदरगाह पर शिपिंग और वाणिज्यिक मछली पकड़ना मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं। आइए हम जानते हैं हमारा अगला आर्टिकल भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124A क्या है, आइए जानते हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह के प्रावधान की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। तो आइए जानते हैं धारा 124A क्या है। धारा 124 IPC की धारा 124A राजद्रोह से संबंधित है। राजद्रोह कानून का इतिहास। तो इसका इतिहास थॉमस बॉबिंगटन मैकाले द्वारा तैयार किया गया था और ये 1870 में IPC में शामिल किया गया था इसको। इस अनुभाग को पहली बार 1863 और 1870 के बीच बहावी गतिविधियों की वृद्धि को संबोधित और उसको रोकने के लिए शामिल किया गया था। इन कार्यों के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक अधिकारियों को एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के कुछ सबसे प्रसिद्ध राजद्रोह मामले में शामिल थे। इसमें सबसे पहला मुकदमा 1891 में जोगेंद्र चंद्र बोस पर चलाया गया था। उसमें समाचार पत्र बंगोबासी के संपादक के रूप में कार्य किया। उन्होंने विश्वास को खतरे में डालने और मूल अमेरिकियों के साथ जबरदस्ती करने वाले व्यवहार के रूप में एक एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल की निंदा करते हुए एक लेख प्रकाशित लिखा था। 1897 में केसरी में बाल गंगाधर तिलक के लेख कानूनी कार्रवाई का विषय थे।
दूसरे प्रसिद्ध मामले में महात्मा गांधी का 1922 का राजद्रोह मुकदमा शामिल था। गांधी जी के अनुसार राजद्रोह नागरिकों की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए आईपीसी की राजनीतिक धाराओं में से एक है। स्वतंत्रता के बाद तो आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा में बहस के बाद देशद्रोह शब्द को संविधान से हटा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में संविधान में पहला संशोधन प्रस्तावित किया, जिसमें अनुच्छेद 19 का क्लास 1A के तहत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया और राज्य को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया। इंदिरा गांधी की सरकार ने भारतीय इतिहास में पहली बार धारा 124A को आपराधिक अपराध बनाया। नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 जो 1974 में लागू हुई और 1898 के औपनिवेशिक युग की आपराधिक प्रक्रिया संहिता को निरस्त कर दिया गया। इसने राजद्रोह को एक जानने योग्य अपराध बना दिया। धारा 124A क्या कहती है? तो इसमें कहा गया है कि जो कोई भी बोले गए या लिखित शब्दों से या संकेत मतलब इमोजी वगैरह द्वारा या दृश्य या चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा घृणा या अवमानना लाता है या लाने का प्रयास करता है या भारत में कानून द्वारा स्थापित जो सरकार के प्रति असंतोष पैदा करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, तो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है और कारावास से जिन्हें 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना जोड़ा जा सकता है या 3 साल इसको या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसको सरल शब्दों में जाने तो इसका मतलब है कि जो कोई भी सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष पैदा करने का प्रयास करेगा, उसे राजद्रोह कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। इसमें सजा तो राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। कानून के तहत सजा 3 साल तक की कैद से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तक होती है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता और उन्हें अपने पासपोर्ट के बिना रहना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित भी होना पड़ता है। तो आज के हमारे इतने ही आर्टिकल थे। या वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।